हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। अभी तक हम लोगों ने जो यूपी का फिजिक्स का पेपर रहा है, यूपी बोर्ड का 2024 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व किए हैं। सभी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है 4A। 4A में सेक्शन डी का प्रॉब्लम है। ये 2024 का जिसका पेपर कोड है 346FX, इसको डिस्कस कर रहे हैं 2024 का लिए। तो यहाँ पे सेक्शन डी की प्रॉब्लम जो दी गई है 4A में, ऑन विच फैक्टर एंड हाउ डू द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये दो पॉइंट है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कोई चालक का जो प्रतिरोध है उस पर डिपेंडेंसी क्या होगी, निम्नलिखित कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर और चालक के प्रतिरोध पर। ये दो चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है। ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये 3 मार्क्स की प्रॉब्लम है। इसका जो मार्क्स निर्धारित था वो कितना था, इसकी ये 3 मार्क्स की थी, 3 नंबर की प्रॉब्लम थी सेक्शन डी की। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगा। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेष जितने भी सॉल्यूशन है सेक्शन ए बी सी के, वो लिंक में मिलेंगे। आते हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सोल्यूशन रखा है इस तरीके से, इसमें कैथोड और एनोड प्लेट रखी है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इस तरह से ये प्लेट इसमें रखी है, कैथोड एनोड प्लेट। इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रखा है। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इन दोनों में जो जब इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके का कॉम्बिनेशन किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है और जब कैथोड एनोड प्लेट को डिप किया जाता है तो इसमें फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो करंट में, फ्लो करंट कब होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो अपोजिशन होता है इस सोल्यूशन में, तो इस अपोजिशन का जो कारक होता है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब इसके इसके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो किसके कारण होता है, इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले जो डिपेंड करता है, इनके बीच जो प्लेट ये रखी है, ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो प्लेट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में रखी हुई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी, जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है उस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब क्या है कि अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, ये डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, तो ये जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पे। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दूसरा है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया होता है ए, तो एरिया एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी चौड़ी आप प्लेट लेंगे तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रिवर्स रिलेशन होता है। अगर प्लेट की चौड़ाई को हम लगातार बढ़ाएंगे, जैसे ये साइज है प्लेट का, इसके बाद और चौड़ी अगर हम प्लेट ले रहे हैं, इस कंडीशन में ये प्लेट अगर हम और इसकी एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा
तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चौड़ी प्लेट लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम लगेगा। दूसरा है इसके कंसंट्रेशन पे, जो कंसंट्रेशन होता है सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसकी सांद्रता होती है। अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो उसकी सांद्रता होती है, सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तीन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट की बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसके बाद एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे प्लेट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता होती है किसी पदार्थ की, जो इलेक्ट्रोलाइट है इस सॉल्यूशन को जो उपयोग कर रहे हैं, अगर ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपोजिशन है करंट फ्लो में वो ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसका लास्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेज, देन रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉल आर, इट इज डिक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, टेम्परेचर के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालने के लिए इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो वो न्यूमेरिकल में रिलेशन एक दिया जाता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इससे एक रिलेशन आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस R1/R2 इक्वल टू T2/T1। इस पे काफी न्यूमेरिकल आए हैं, तो इस फार्मूले को आप याद रखें, ये फार्मूला इसी से आया है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर कोई कैथोड एनोड प्लेट हमारे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखी है, तो इस सॉल्यूशन में इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो ये प्लेट्स रखी हैं, इस प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो डिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेट्स, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। जो एरिया होता है प्लेट की, जो चौड़ाई, अगर चौड़ी प्लेट लेंगे एरिया इंक्रीज करेगा प्लेट का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकेंड पॉइंट हमने एरिया से डिस्कस किया। ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये है डिस्टेंसेस, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेट। और ए क्या है, एरिया, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, टी टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट था कंसंट्रेटर, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फोर्थ कंडीशन है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक एरिया है, दूसरा टेम्परेचर, ये आप ध्यान रखेंगे। और दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर ही काम करता है, और वो उसका काम क्या है, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इसकी बेसिक फैक्टर थे, किन किन पे डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग चर्चा करते हैं चालक का प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट, जो अपोजिशन क्रिएट बाय द फ्लो ऑफ करंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स,
like distance between the plate, internal resistance directly proportional to distance between the plate and inversely proportional to area of the plate. area of the plate की क्या होता है? inversely proportional. डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपके सामने रखा है, तो इसकी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस डी दी गई और इसका जो एरिया है प्लेट का वो कितना है? ए. तो इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. सेकेंड पार्ट है 4 का चालक का प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है. ये दो फैक्टर थे. अभी आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देखा. अब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कोई भी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस फैक्टर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है. एक तो रेजिस्टेंस जो होता है आर, किसी वायर के लिए, कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए, और लेंथ कितनी है? एल. तो ये आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब अगर वायर हम ज्यादा थिकनेस उसकी ज्यादा रखेंगे, मोटा वायर लेंगे, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. और दूसरी कंडीशन, अगर लेंथ, वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. वहां पे लेंथ, क्योंकि जब कंडक्शन होगा लेंथ जितनी इंक्रीज करेगी वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो ये दो फैक्टर है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का और दूसरा है लेंथ का. तो ये दो फैक्टर पे डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. तो ये इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है. वैसे रो क्या है? रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और रो को हम लिखते हैं एम अपॉन एनी स्क्वायर टो. टो इज द रिलैक्सेशन टाइम, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध. इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध. तो हमें इस फैक्टर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं दिखाना है, केवल रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस दिखाना. तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वायर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. और दूसरी यहाँ पे है कि अगर वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. ये दो फैक्टर को आप ध्यान रखें. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए. रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एम अपॉन एनी स्क्वायर इनटू टॉ. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ इंक्रीज करेगी वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास है, length and area of a plane electromagnetic wave is represented by the equation E equal 100 cos 6 into 10 power 8 t plus 4x volt per meter. कैलकुलेशन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सेकंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. इतना कैलकुलेशन हम लोगों को करना है. ये प्रॉब्लम नंबर 4B है सेक्शन डी की. ये भी 3 मार्क्स की प्रॉब्लम अभी 2024 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ यूपी बोर्ड का उसमें पूछी गई थी. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है उसको हम लिखेंगे E इक्वल कितना दिया है? 100 cos 6 into 10 power 8 t plus 4x. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उससे इसको हम कंपैरिजन करेंगे. E इक्वल टू होता है E नॉट cos ओमेगा t प्लस kx. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे. इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लेंगे. तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है? ओमेगा टी कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू दी गई 6 इंटू
10⁸ रेडियन, रेडियन में निकालते हैं ना, यूनिट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और यहाँ पे k कितना दिया है, k इक्वल टू 4। ओमेगा इक्वल क्या होता है, अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई न्यू। तो यहां पे लिख देंगे 2 पाई न्यू इक्वल 6 इंटू 10⁸। तो न्यू इक्वल टू यहां से आ जाएगा 6 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई। प्रोपगेशन कांस्टेंट ओमेगा है, एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 6 इंटू 10⁸ रेडियन, और के है प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक कहते हैं इसको। तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, इसको हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा। के की वैल्यू कितनी होती, 2 पाई अपॉन लेमडा। जिस तरह से ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, उसी तरह प्रोपगेशन कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल आ जाएगा 2 पाई अपॉन 4। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की। तो सबसे पहले हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट ना करके हम सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला सेकेंड टर्म हम पहले कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। तो वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा। तो v इक्वल टू वैल्यू, न्यू की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, वेलोसिटी इन मीडियम है, मीडियम के लिए वेलोसिटी है ये, फॉर मीडियम, इसलिए इसको हम bm लिख दिया सफिक्स में, मीडियम की वेलोसिटी है। तो न्यू की वैल्यू है 6 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा कितना दिया गया, 2 पाई अपॉन 4, 2 पाई अपॉन 4। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने वाले टर्म, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और 4 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहां से bm इक्वल आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने कैलकुलेशन किया है, सेकेंड टर्म का कैलकुलेशन आपने कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वेलोसिटी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये टर्म हम यहाँ पे साफ किए दे रहे हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, ये जो कंपेयर किया है, तो इतने टर्म को हम साफ किए रहे हैं। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म जो हमें कैलकुलेट करना है, हमने पहले सेकंड टर्म कैलकुलेट किया है, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब ये कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, n इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, c, लाइट वेलोसिटी जो होती है उसी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए वेलोसिटी होती है। और इसका जो सेकंड टर्म है अपॉन vm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता होगा कितनी होती है वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम की वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, वीएम की वैल्यू दी गई 1.6 इंटू 10⁸ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 10⁸ तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 30/15, तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 2 या 30, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू है, 2। तो ये कैलकुलेशन आपने किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके दो सॉल्यूशन आपके सामने, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। अब आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस टर्म को हम साफ किए दे रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसको हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, इसका थर्ड पॉइंट, वी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन सी, वी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। तो एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का आपको कैलकुलेट करना है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट आपके सामने दिया गया है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 100, ई नॉट की जगह हो जाएगा 100 अपॉन सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। अब आप यहां पे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 100 में आप डिवाइड कर लेंगे, 3 से भाग दे देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 33.3, 3 त्रिका 9, एक फिर से 10 होगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर से पॉइंट लगाएंगे इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये वैल्यू आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड की है। तो ये सभी टर्म आपने कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट टर्म आपने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया था और इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार समरी के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फार्मूला लगाया था, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वी था मीडियम की वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट किया तो यहां हमने कैलकुलेट किया था मीडियम की जो वेलोसिटी थी वी एम इक्वल टू न्यू लेमडा फार्मूले से, और न्यू कहां से आया था, न्यू हमने निकाला था ओमेगा से और लेमडा निकाला था प्रोपगेशन कांस्टेंट से, ये दो वैल्यू। इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल पूरा 3 मार्क्स का था, एक मार्क्स की। अगर आपने ये प्रॉब्लम ठीक की है तो 1 नंबर आपको यहां मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1 नंबर इसमें, 3 नंबर की ये अलग अलग प्रॉब्लम थी, एक नंबर की थी। तो टोटल प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल के लिए जो 4B न्यूमेरिकल था वो 3 मार्क्स की थी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपने गलत की होगी उसके नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना था। अब हम देखते हैं 4C, सेक्शन डी की प्रॉब्लम नंबर 4C, explanation the difference of the following substance with the help of example पैरामैग्नेटिक अणुचुंबकीय पदार्थ और डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। अणुचुंबकीय डायामैग्नेटिक प्रचुंबकीय पदार्थ और फेरोमैग्नेटिक लौहचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है यूजिंग एग्जाम्पल की सहायता से इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4C है जो यूपी बोर्ड 2024 फिजिक्स के पेपर, इसका कोड है 346 FX, इसकी 3 मार्क्स की प्रॉब्लम है। तो इसमें किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो इसमें सबसे पहला है कॉज ऑफ, जो ये प्रॉपर्टी है डाया, फेरो और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के कारण किस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो प्रचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो प्रचुंबकीय पदार्थ के कारण जो
डायमैग्नेटिज्म होता है वो किसके कारण होता है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑर्बिटल मोशन के कारण इसमें जो डायमैग्नेटिज्म होता है वो ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म का कारण क्या है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इसमें स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन तो करता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है स्पिन भी करता है। क्या करता है? स्पिन। तो ये स्पिन मोशन के साथ ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन करता है। तो जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन से के कारण पैरामैग्नेटिज्म होता है। इसके बाद में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। इस सब्सटेंस में क्या होता है कि इस तरीके से कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक स्लाइस रखी है, इसमें डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। जो डोमेन्स का ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है हर एक डोमेन्स की, वो एक दूसरे के जो पड़ोसी डोमेन है उसके अपोजिट होती है। इसलिए टोटल जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। लेकिन डोमेन एक ऐसा एरिया होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो सिमिलर डायरेक्शन में होता है। किसी एक पार्ट का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो डोमेन्स के कारण, जो डोमेन इसमें बन जाती हैं उसके कारण फेरोमैग्नेटिज्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, डोमेन जो बन जाती हैं ये छोटे छोटे एरिया है जहाँ पे सभी डायपोल अलाइन होते हैं। डायपोल क्या होते हैं? अलाइन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस छोटे से एरिया को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो ये डोमेन क्या होती है? अपनी पड़ोसी जो नेबरिंग डोमेन है उसका रोटेशन, उनका जो डायपोल रोटेशन होता है, डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या होता है? पड़ोसी डोमेन के जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जीरो होती है इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जब इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो डोमेन, सभी डोमेन क्या हो जाती है? अलाइन हो जाती है। तो ये इसका कारण रहा है। तो काज ऑफ मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म किस तरीके से होता है उसका मेन कारण है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें ऑर्बिटल मोशन के कारण, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें स्पिन मोशन के कारण, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें डोमेन्स के कारण होता है, इसमें मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो होता है डिफरेंट जो सब्सटेंसेस दिए गए, डाया जो प्रचुंबकीय पदार्थ है, पैरा अनचुंबकीय पदार्थ और फेरो लौ चुंबकीय पदार्थ है, इसमें एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन हमें करना है। अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है? दीज आर, इसको यहां पे लिखेंगे, दीज आर रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाना है तो ये रिपेल्ड किया जाता है, रिपल्सन होता है, इसमें प्रतिकर्षण हो जाता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अगर इसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तेजी से पीछे हट जाता है, मतलब इसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दीज आर वीकली अट्रैक्टेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहे हैं तो फीबली अट्रैक्टेड, बहुत ही हल्के से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्ट्रांगली कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म का, ये तो काज ऑफ मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म कैसे होता है उसका कारण है, और ये है मैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो जाता है, पैरामैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है,
उससे मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक की वो लेस देन होती है। ठीक है। सेकंड केस, इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस magnetic field in magnetic field induction in paramagnetic substance B is greater than magnetic field induction in vacuum। वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है उससे ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड इसकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, magnetic field in ferromagnetic substance is strongly greater than magnetic field in vacuum। magnetic field induction in vacuum मतलब B is greater than B naught। B naught is the magnetic field induction in vacuum। इस तरीके से आपने 3 स्टेप इसकी पढ़े। फर्स्ट काज था मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन का काज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ये प्रॉपर्टी है। इन जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी काज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का कारण क्या है। दूसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे इन डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म में। थर्ड केस था वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू में डिफाइन करनी थी। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी आपने इन जो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं आपके सामने, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी 3 ये प्रॉपर्टी आपने देखी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या रिलेशन होता है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये लो होती है और नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी। मतलब जाई की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो लेस देन 1 होगी। तो लो होती है, बहुत ही कम होती है और नेगेटिव होती है। ठीक है, जाई इज लेस देन 1। पर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है लो है बट पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, मतलब ससेप्टिबिलिटी लगभग जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1 के इक्वल होती है, जाई इक्वल टू 1। In case of ferromagnetic substance, magnetic susceptibility is positive and high value। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू जाई इज इक्वल टू 10⁻², लगभग 100 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक्सप्लेनेशन था इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। In case of diamagnetic material, magnetic susceptibility is low and negative. In case of paramagnetic substance, magnetic susceptibility low but positive. In case of ferromagnetic substance, magnetic susceptibility positive and high value.
डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो जाई की डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे, किस तरीके से जाई डिपेंड करता है। इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं कर सकता करता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब जाई का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ये देखो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं जाई और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन मतलब जाई क्या है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है टेम्परेचर के साथ में, जाई की क्या है कांस्टेंट वैल्यू। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर डीप फ्रीज करते हैं, कूलिंग कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डीप फ्रीज की कंडीशन में इट कन्वर्टेड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एट क्यूरी टेम्परेचर। ऑन कूलिंग जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है एट क्यूरी टेम्परेचर। इसलिए अगर ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ लगातार टेम्परेचर के साथ क्या करता है, ये एक्सपोनेंशियल वैरी करता है, मतलब डिक्रीज करेगा और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू देने लगेगा। तो ये क्या करता है कि जो कूलिंग पे इट कन्वर्टेड टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कूलिंग अगर हम करते हैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा कन्वर्ट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यही बिल्कुल वाइस वर्सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम कूल करते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट टीसी। टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरो कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फिर से अगर डीप फ्रीज करते हैं तो दीज आर कन्वर्टेड इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है एट क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, सिर्फ एक ये सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। केवल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। एक क्वांटिटी होती है जैसे ससेप्टिबिलिटी होती है, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, उसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है म्यू आर, उसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होती है इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। म्यू आर इज इक्वल टू 1 होती है इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 और इसकी वैल्यू लगभग 10.2 की बराबर होती है, ये वैल्यू होती है इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमीबिलिटी। जो रिलेटिव आपेक्षिक विद्युतशीलता, वहां चुंबकीयशीलता है, यहां पे आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू आर पैरामैग्नेटिक म्यू आर इज इक्वल टू 1 और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4C सेक्शन डी की जो प्रॉब्लम है, जहां आपको पैरा और डाया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करना था, तो इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर लिख सकते थे, जिससे आपको ये सभी आंसर में आपको 3 मार्क्स की ये प्रॉब्लम थी। और अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा तो जरूर आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे। सेक्शन डी की प्रॉब्लम नंबर 4E, ये क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स करंट। ये क्वेश्चन दिया गया 3 मार्क्स का है, सेक्शन डी की लास्ट प्रॉब्लम है 4E। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको वाइसिंग एक्सप्लेन करना। वाइसिंग होती क्या है, पी और एन टाइप जंक्शन को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी वाइसिंग 2 तरीके से होती है, एक फॉरवर्ड वाइसिंग। तो फॉरवर्ड वाइसिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका आंसर जब लिखेंगे तो फॉरवर्ड वाइसिंग फॉरवर्ड वाइसिंग पीएन जंक्शन की क्या है, एक पी टाइप लेयर है और एक एन टाइप लेयर है।
इन दोनों को पी और एन टाइप लेयर को हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो ये जंक्शन जो बन जाएगा ये पीएन जंक्शन बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। जो पी टाइप है, पी टाइप स्लाइस है और एन टाइप स्लाइस है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इनकी संख्या इसमें ज्यादा होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम कनेक्ट कर देते एक दूसरे से तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन। क्या बनता है? पीएन जंक्शन। एन टाइप जो मटेरियल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव चार्ज हमारे मेजॉरिटी होते हैं जिनकी अधिकता होती है और पॉजिटिव चार्ज की न्यूनता होती है। तो ये तो पी और एन टाइप को आपने देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है, तो ये जो जंक्शन बन जाएगा इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। तो ये पीएन जंक्शन बन गया। अब इसको हम वाइसिंग करना है इसकी। तो अगर वाइसिंग करने का तरीका ये है फॉरवर्ड में कि पी टाइप जो लेयर है, जो पी टाइप जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स की जिसमें मेजॉरिटी है, जिसको हम होल्स कहते हैं, तो ये होल्स को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। किससे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो नेगेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। तो जब इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जनरली अगर बैटरी नहीं, इस तरीके से हमने जंक्शन में कनेक्ट किए हैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो ये एक न्यूट्रल लेयर बना देते हैं। ये इसकी बैरियर पोटेंशियल होती है, यहां पे ये बैरियर बन गया जिससे एन रीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी रीजन में नहीं जा पाता और पी रीजन का होल एन रीजन में नहीं जा पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी वाइसिंग कर देते हैं। वाइसिंग करने से जो ये डिप्लेशन लेयर बन गई है, जो ये लेयर बन गई है अक्षय परत जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर है, ये जब वाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे होल्स की अधिकता होगी और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये क्या करेंगे, इस डिप्लेशन लेयर से कोलाइड करेंगे और यहाँ पे जो न्यूट्रल लेयर, जो न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इसकी न्यूट्रलिटी में जो इसका चार्ज है वो लगातार इंक्रीज करता है, तो इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, टूट जाती है। तो ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे जैसे वाइसिंग करने के बाद हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक ऐसा टाइम होता है कि डिप्लेशन लेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। उस टाइम पे जो करंट फ्लो करता है उसको हम फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं। तो ये वाइसिंग है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस ऑफ पीएन जंक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल पी से और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। अब आते हैं, देखते हैं रिवर्स वाइसिंग क्या होती है। सेकेंड है रिवर्स वाइसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था 3 नंबर में। फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग में क्या होती है और एक्सप्लेन करना था, फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट को एक्सप्लेन करना था। ये दो चीजें बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे इसको। रिवर्स वाइसिंग क्या होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जब हम कनेक्ट करते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम होल्स कहते हैं, और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं जिसको वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एन टाइप में भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव। इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रिवर्स वाइसिंग में बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से रिवर्स करंट हमको मिलता है। ये बात आप समझ लीजिए।
क्योंकि हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो करके भी एक्सप्लेन कर सकते थे फॉरवर्ड बायसिंग, लेकिन रिवर्स बायसिंग हम कभी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिख के कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को भी ध्यान देना है। पॉजिटिवली जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो अधिकतम इस पे आवेश होता है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो होते हैं पॉजिटिव पी टाइप में, और आयन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं होल्स। पॉजिटिव मतलब होल्स, पॉजिटिव हो गया होल्स। होल्स होते क्या है, अगर देखा जाए तो होल का कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल इज द वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा जिस जगह से, वही होल है। इलेक्ट्रॉन जिस जगह से, जैसे कोई दीवार है, उससे एक आपने कोई भी ईंट निकाल दी वहां पे, तो वहां होल क्रिएट हो गया। तो ईंट मूव किसको कर रहा है, ईंट को आप वहां से हटाते हुए चले जा रहे हैं, जिससे होल क्रिएट होते जा रहे हैं। तो होल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंट स्पेस है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो होल्स क्या है, वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फिनोमेना डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब आप इस पे बात करते हैं कि इसकी बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज को, रिवर्स मतलब उल्टा, पॉजिटिव चार्ज को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम कनेक्ट कर दें, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव, तो क्या होता है, ये क्या करता है, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंक्रीज होता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो यहां पे जो ये पॉइंट बन जाएगा, इस जगह पे सभी नेगेटिव चार्ज यहां अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब यहां पे उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है इस एरिया में, जिससे यहां पे जो डिप्लेशन लेयर का साइज है वो इंक्रीज करता है। देखो दोनों में डिफरेंस आपने देखा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे ही हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, डिप्लेशन लेयर का साइज डिक्रीज करता है। डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, जैसे ही आप क्या करते हैं, बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज होता है। डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज होता जाता है, ये वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिप्लेशन लेयर का साइज जैसे इंक्रीज होगा, अब आपने क्या किया, पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये डिप्लेशन लेयर है वो तेजी से ब्रेक करती है, तो करंट हमें बहुत तेज मिलता है। ये धीरे धीरे से करंट ना मिलके हमें क्या होता है, करंट तेजी से मिलता है। तो वही जो तेजी से करंट इंक्रीज करता है, वो किसके का, वही हमारा बन जाता है रिवर्स करंट। तो ये पहले तो आप इसकी बायसिंग को अच्छे से समझ लें। फॉरवर्ड बायसिंग होती है पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, जो पॉजिटिव जो सेमीकंडक्टर्स है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये होती है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव कैरियर्स जो होते हैं उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की मेजॉरिटी होती है, इसलिए इसको नेगेटिव से, और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की मेजॉरिटी होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की जो कनेक्शन है दोनों स्लाइस के लिए, पी और एन टाइप जो स्लाइस दी गई हैं, और जो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो ये जब कंबाइन होते हैं तो जंक्शन बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है फॉर पी एन जंक्शन डायोड, यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग फॉर पी एन जंक्शन डायोड। इसी तरह से रिवर्स बायसिंग फॉर पी एन जंक्शन डायोड। तो ये बायसिंग है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स करंट। अब हमें डिफाइन करना है फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट किस तरीके से जनरेट होता है। तो फॉरवर्ड करंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। जैसे ही आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, फॉरवर्ड बायसिंग हमने बताया था पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को नेगेटिव टर्मिनल से।
जैसे हम इसकी वाइसिंग करते हैं, वाइसिंग करते ही इसकी जो डिप्लेशन लेयर का जो साइज है, जो ये विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, ये क्या होती है, डिक्रीज करती है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरवर्ड वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑफर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 ओम से 25 ओम। ये वेरिएशन, इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है 10 ओम टू 25 ओम। फॉरवर्ड वाइसिंग अपोज द पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल है उसको वीबी से रिप्रेजेंट किया है। V इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी और VB इज द बैटरी पोटेंशियल ऑफ बैरियर। जो ये बैरियर है, जो जंक्शन जिससे पॉजिटिव चार्ज एन रीजन में नहीं जा पा रहा, एन से नेगेटिव चार्ज पी रीजन में नहीं जा पा रहा है, तो ये पोटेंशियल बैरियर होता है। तो फॉरवर्ड वाइज जैसे हम अप्लाई करते हैं तो अपोज द, ये क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर का विरोध करता है, अपोज द पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही पोटेंशियल की जो वैल्यू, बैटरी का जो पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू V इज ग्रेटर देन VB, बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही ज्यादा होती है, ए फॉरवर्ड करंट इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन, वैसे ही जंक्शन में फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना ही लिखना था फॉरवर्ड करंट में कि अप्लाइड पोटेंशियल जो होती है वो बैरियर पोटेंशियल से ग्रेटर जैसे ही होती है, वैसे ही इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड करंट इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन। और इसकी वैल्यू जो वैरी किस तरीके से करता है, एक्सपोनेंशियली। अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करना चाहें, ये एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को फुलफिल करता है, I इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो एक्सपोनेंशियल का ही है। E जो होता है, ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EXP एक्सपोनेंशियल। लेकिन जो ऊपर E आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। V इज द पोटेंशियल और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर -1। तो ये इस तरीके से IS जो होता है, ये सैचुरेशन करंट है और I इज द फॉरवर्ड करंट। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अगर करंट I और V के बीच में हम ग्राफ ने, ये करंट फॉरवर्ड करंट इसको हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैरी करता है। तो इसको इस तरीके से ग्राफ हमारा पहले तो इस तरीके से चलता है, फिर तेजी से इंक्रीज होता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहां से ये चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिर जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं IS। ये सैचुरेशन करंट होता है। पहले तो इंक्रीज होता है, धीरे धीरे से इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर वैल्यू इसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया सैचुरेशन करंट। तो ये इस तरीके से प्लॉट, जो हमारा प्लॉट है इसका निकाला है कि ग्राफ जिस तरीके से प्लॉट करते हैं, तो I और वोल्टेज के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है और इसकी एक सैचुरेटेड वैल्यू जो करंट की मिल रही है वो IS है। लेकिन जो फॉरवर्ड करंट कब सेटअप होता है, जब बैरियर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल V जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही ग्रेटर होती है, वैसे ही फॉरवर्ड करंट सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। इसके बाद हम रिवर्स करंट को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अभी फॉरवर्ड वाइसिंग आपने देखा था, इसके बाद रिवर्स वाइसिंग में आप क्या रिवर्स करंट को एक्सप्लेन करना है। तो रिवर्स वाइसिंग में रिवर्स करंट है, हमने कहा था इससे पहले कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इंपॉर्टेंट रोल है इन रिवर्स वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं, इन रिवर्स वाइसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। फॉरवर्ड वाइसिंग जैसे आपने क्या किया था, P और N जंक्शन को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया था, वैसे ही डिप्लेशन लेयर का साइज डिक्रीज हुआ था इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइस। बट इन केस ऑफ रिवर्स वाइस साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। डिप्लेशन लेयर का साइज, जो ये साइज है डिप्लेशन लेयर का, वो लगातार इंक्रीज करता है इन केस ऑफ रिवर्स वाइसिंग। जैसे रिवर्स वाइसिंग है क्या, P टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से P टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं PN जंक्शन डायोड का रिवर्स वाइसिंग। तो रिवर्स वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। वहां पे 10 ओम टू 25 ओम होता था रिवर्स फॉरवर्ड वाइसिंग में, बट इन केस ऑफ रिवर्स वाइसिंग
इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁵ ओम। 10⁵ ओम बहुत ही ज्यादा। रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 10⁵ ओम। थर्ड पॉइंट था रिवर्स बाइसिंग सपोर्ट द बैरियर पोटेंशियल। वहां पे क्या था, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या था, वो बैरियर पोटेंशियल का अपोज कर रही थी, अपोजिस द बैरियर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग का। अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि रिवर्स बाइस जो होता है सपोर्ट द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नो करंट फ्लोज across the junction due to diffusion of majority charge carriers। क्यों? क्योंकि जब आप बैरियर पोटेंशियल का सपोर्ट होगा जब रिवर्स बाइस करेंगे, जैसे रिवर्स बाइस करते हमने बताया था अभी इससे पहले, वैसे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की जो यहां पे डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब इस जगह पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होते हैं इस जंक्शन की तरफ, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव यहां आएंगे और जो नेगेटिव ये जगह पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से डिप्लेशन लेयर का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि सभी चार्ज कैरियर्स अपनी जो एन टाइप के जो चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो सभी शिफ्ट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये शिफ्ट हो गए, तो बीच में जो डिप्लेशन लेयर का साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन जंक्शन के पास इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो नो करंट फ्लोस across the junction due to the diffusion of majority charge carrier। मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो डिफ्यूज होते हैं उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। अब आपके दिमाग में होगा तो रिवर्स बाइस में सर किस तरीके से करंट फ्लो होता है, जब आपने बाइसिंग की तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा तो रिवर्स करंट कहां से आ जाएगा। तो हमने वही बताया था आपको कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग। आते हैं देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, वेरी स्मॉल रिवर्स करंट में बी एग्जिस्ट इन द सर्किट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। वेरी स्मॉल रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, मे बी एग्जिस्ट इन द सर्किट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना और इसको नोट भी कर लेना है। वेरी स्मॉल रिवर्स करंट बहुत ही कम होता है, मे बी एग्जिस्ट इन ए सर्किट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसे ही ड्रिफ्ट करते हैं उसके कारण इसमें जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ड्रिफ्टिंग माइनस डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट करंट माइनस डिफ्यूजन करंट से मिलकर जो वैल्यू बनती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट का आप एक यहां पे प्लॉट भी दे सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को आप इस जगह पे हम ग्राफ इसका प्लॉट कर रहे हैं। क्वेश्चन को हमने साफ कर दिया है, आपके सामने है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है पेपर आपके पास होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4A की प्रॉब्लम हम सॉल्व करा रहे थे। इसमें ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो ये ग्राफ ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वोल्टेज ही कौन सा है, रिवर्स वोल्टेज। कौन सा है, रिवर्स वोल्टेज। और यहां पे रिवर्स करंट होगा, रिवर्स करंट आई। अब देखो यहां पे ये वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू तो धीरे धीरे से बढ़ेगी, लेकिन ये तेजी से डिक्रीज कर जाती है। ये करंट तो इंक्रीज होगा तेजी से, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पे। इसी वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं और नी वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, नी वोल्टेज। इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज।
इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसका कारण क्या है, जैसे ही रिवर्स बाइसिंग आप अप्लाई करते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज होता है, और रिवर्स बाइसिंग को इसके वोल्टेज है इसको इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि डिप्लेशन लेयर तेजी से ब्रेक कर जाएगी। जब तेजी से ब्रेक करेगी तो करंट तेजी से इंक्रीज होगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज, एक निश्चित वोल्टेज पे करंट तेजी से इंक्रीज होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो उस टाइम पे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो करंट मिलेगा वो हो जाएगा रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट हमारा मिलता है ड्रिफ्टिंग करंट माइनस डिफ्यूजन करंट। तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट माइनस डिफ्यूजन करंट। तो ये आपके पास सलूशन था जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी, क्वेश्चन नंबर 4E की प्रॉब्लम ये थी, इसको हमने सॉल्व कराया। इससे पहले आपने देखा होगा एक हमने प्रॉब्लम 4D छोड़ के रखी है जिसमें पूछा गया एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू द इट्स मिनिमम डेविएशन क्रोनिकल डेल्टा m in the minimum deviation condition calculate the following angle of incident, angle of refraction and refractive index of the material in the prism n की वैल्यू। ठीक, तो ये इसका सलूशन हमने लास्ट हमारा लेक्चर है प्रिज्म का, एक लेक्चर हमने दिया था उसमें इसका सलूशन है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक जरूर दे देंगे जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें प्रिज्म की कंडीशन किस तरीके से डेविएशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हो उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप ये प्रॉब्लम वहीं से आप सॉल्व कर लेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। 10D प्रॉब्लम याद रखें कहां पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इसका लिंक दे देंगे। 10D प्रॉब्लम आप उससे आप सॉल्व कर सकते हैं जो 3 मार्क्स की दी गई है। डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर खोलें जिसमें ये प्रॉब्लम मिलेगी। तो आई होप आज का जो जितना भी वीडियो आज का रहा है, आज की जो हमने क्वेश्चन 4A to 4D जो एक्सप्लेन की है आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।